सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी दिलीप भारद्वाज भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पुष्पराज जैन एमएलसी के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा संजीव यादव, बंटी यादव जुड़े हैं आज समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये सदर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, नगर के कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही हैं संजीव यादव के पास में। कांग्रेस से रमेश कठेरिया है, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ा पैनल है। हम लोग आज पोस्टर की चर्चा, एक विज्ञापन की चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर जो विज्ञापन या जो होर्डिंग पोस्टर छपते हैं उनको लेकर के सहसा अविश्वास करने की स्थिति नहीं होती, विश्वास किया जाता है। क्योंकि इस तरह के जो सरकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग पोस्टर और विज्ञापन होते हैं उन्हें सूचना विभाग के जिम्मेदार अधिकारी प्रचारित प्रसारित करते हैं। उन पर कोई अविश्वास करने जैसी स्थिति नहीं होती है और ना अभी तक कोई बनी है। लेकिन अभी जो चुनाव चल रहे हैं बंगाल में, वहाँ एक जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ उसको लेकर के जो स्थिति बनी है वो वास्तव में जो विश्वास की बात हम कह रहे थे उस विश्वास में कहीं ना कहीं सेंध लगाने वाली है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और उसको लेकर के सरकार और पार्टी पूरा प्रचार प्रसार करती है। उसकी उपलब्धियों का श्रेय निश्चित तौर पर उस पार्टी को मिलता है उनकी। लेकिन इस योजना को लेकर के वहां के अखबारों में एक विज्ञापन छपता है और विज्ञापन में एक महिला का फोटो छपता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उस महिला का फोटो है और वो ये बताती है कि हमें छत मिल गई है। और इसके साथ साथ ये भी उसमें बताया जाता है उस विज्ञापन में कि इस महिला की तरह 24 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले। लेकिन जब विज्ञापन छप करके आता है, लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ शंका और संदेह की स्थिति पैदा होती है और उसके बाद में मीडिया उस महिला के घर तक पहुंच जाती है जिसका फोटो उस विज्ञापन में छपा था। बहु बाजार इलाके की रहने वाली वो महिला है और मजदूरी का काम करती है, लक्ष्मी नाम है उनका। और स्थिति है जब मीडिया पहुंचती है उस महिला के घर पर, लक्ष्मी के घर पर, तो ये देख करके आश्चर्यचकित दंग रह जाते हैं सारे लोग, मीडिया के लोग। एक छोटा सा कमरा है, 6x5 का कमरा होगा, इसमें एक बेड पड़ा है, एक छोटा सा फ्रिज रखा है, 3 लड़के हैं उस महिला के, 2 लड़कों की शादी हो चुकी है, मतलब 2 बहुएं हैं उसकी। तो ये एक बड़ा परिवार है और उस महिला को और परिवार के बाकी लोगों को फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ती है सोने के लिए। तो उस जिस महिला को प्रधानमंत्री आवास देने की बात उस पोस्टर में कही गई, वो महिला वास्तव में 500 रुपए महीने किराए पर रह रही और वो महिला मजदूरी का काम खुद भी करती है। महिला से जब बात हुई तो महिला ने ये बताया कि वो फरवरी में बाबू घाट के पास शौचालय बनाने का काम जो हो रहा था उसमें लगी हुई थी और उस दौरान कुछ लोग आए थे फोटो खींचने के लिए और ये कह गए थे कि वो पेपर में छपेगा फोटो, और यह कह करके उस महिला का भी जो है फोटो ले लिया था। तो वही फोटो जो वहाँ
शौचालय के निर्माण के दौरान मजदूरी करते समय उस महिला का फोटो लिया गया, वही फोटो उस विज्ञापन में प्रकाशित कर दिया गया। और उसके साथ साथ ये पूरी उपलब्धि 24 लाख प्रधानमंत्री आवास बांटे जाने की बात, 24 लाख लोगों को छत देने की बात, ये बात उस विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित की गई। और जाहिर है जब चुनाव चल रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा संदेश, आधे पेज का विज्ञापन, पहले पन्ने पर आधे पेज का विज्ञापन उस ये इस लक्ष्मी के फोटो को उसमें समाहित करते हुए छापा गया। तो ये पूरी तरह से पहली बार उस विश्वास में सेंध लगी है जो हम सरकारी विज्ञापन को देख करके, सरकारी होर्डिंग पोस्टर को देख करके आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि इस योजना का लाभ इतने लोगों तक पहुंच रहा है, और जो जिसका फोटो छपा है वो इस योजना का साक्षी है। तो इस योजना, इस पोस्टर, इस विज्ञापन के की वजह से जो विश्वास जमता है उसमें सेंध लगी है। और सेंध लगने के बाद में कैसे क्या कहा जाए, जब विश्वास कहीं ना कहीं उखड़ता है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होती है। अनिल मिश्रा जी, हमने सारी बात भूमिका के तौर पर बताई है, आप शुरुआत करें आज की इस डिबेट का और बताएं कि ये जो विश्वास में सेंध लगाई गई है, विश्वास में अविश्वास पैदा किया गया है और वो पूरी तरह से उस चीज का पर्दाफाश हो गया है, उसमें कुछ कहने सुनने को नहीं रह गया है। उस महिला की बाइट है, उस महिला ने कहा है कि हमारी फोटो उस दौरान खींची गई थी जब वो शौचालय निर्माण के दौरान हम मजदूरी कर रही थी, और उसके पास कोई छत नहीं है। सरकार की आवासीय योजना में उसे कोई छत नहीं मिली है, कोई मकान नहीं मिला है, वो किराए के मकान में रह रही है और इस छोटे से मकान में, छोटे से एक कमरे में इतने बड़े परिवार के साथ गुजारना करना बहुत मुश्किल। अनिल मिश्रा शेखर जी, सबसे पहले तो जो है मैं मीडिया कर्मियों को, विशेष तौर पे उन मीडिया कर्मियों को बधाई देना चाहूँगा कि जो अडानी अंबानी के सम्मोहन से मुक्त होकर के और प्रधानमंत्री की जो इस वक्त की कार्यशैली है, जो अंदाज चल रहा है, उससे भी दहशत से हट करके और उन्होंने एक सही बात उजागर की। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद के पात्र आप हैं। आजकल के दौर में कि जहाँ पर कहीं कोई मुंह खोलने का साहस नहीं संजो पाता है, आप पत्रकारिता धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए आपको बधाई। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। एक बात जरूर है कि ये इतना शर्मनाक वाकया है। एक तरफ तो एक महिला की जो है अपने भावना के साथ में खिलवाड़, महिला को जो है इस तरीके से प्रस्तुत किया जाना, प्रधानमंत्री के साथ में वो भी बेवकूफ़ बनाना होता है, और उसके साथ में हिंदुस्तान की जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की बात होती है। एक कहावत है कि चोर चोरी से तो जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। और सच बात तो ये है कि मैं साफ तौर के ऊपर अब ये आरोप लगाना चाह रहा हूँ कि जनता के अधिकारों की जिस तरीके से चोरी की जा रही है, जिस तरीके से संविधान की मूल आत्मा की चोरी की जा रही है, जिस तरीके से मौलिक अधिकारों से जनता को वंचित किया जा रहा है, उसमें जो है वो एक ना एक दिन तो ये चीज सामने आनी थी, और वो शुरुआत हो गई है। सबूत जो है वो सामने है, और अभी तो बहुत सबूत मांगे जाएंगे और बहुत से सबूत सामने आएंगे। किस किस को जो है वो, किस महिला को छत मिली, ये भी बात सामने आएगी। हिंदुस्तान में किन किन महिलाओं की छत कहां किन किन परिस्थितियों में छिनी, ये भी बात सामने आएगी। पर्दे के पीछे के जितने सच हैं वो सब उजागर होकर के सामने आने की बात होगी। और अडानी अंबानी जो है दिन पे दिन अमीर क्यों होते चले जा रहे हैं, इसका भी किसी दिन धोखे से सबूत सामने आ जाएगा। बैंकों का कर्जा लेकर के जो लोग चले गए और बैंकों का कर्जा माफ क्यों कर दिया गया, इसका भी सबूत कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। किसानों को जो है इतने दिन हो गए आंदोलन करते हुए, किसानों पे लाठियां और गोलियां हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली दफे जो है वो बरसाने वाली सरकार है। कहीं ना कहीं ये भी सबूत सामने आएगा कि किसानों के संग ये जाति क्यों हुई। कहाँ पे जो है वो अपने गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे किन किन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा जाता है, ये भी सबूत धीमे धीमे सामने आ जाएगा। और सबूत तो सामने आ रहे हैं, सबूत तो सामने आ रहे हैं शेखर जी। अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो, हम लोग भी उनके बड़े प्रशंसक हैं। भगवान करे बहुत दीर्घायु हों, 200 साल की उम्र मिले उनको। लेकिन इसी सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बना करके अमिताभ बच्चन साहब को प्रस्तुत करते रहे,
और जो पूरे हिंदुस्तान भर को कोरोना से बचने की शिक्षा दे रहे थे, वो बेचारे स्वयं जो है पूरे पूरे परिवार के साथ व्यतीत हो गए। हिंदुस्तान के आम आदमी की दुआ थी कि अमिताभ बच्चन साहब ठीक हो गए, और हम भी दुआ करते हैं कि वो दीर्घायु हों। किस किस चीज का सबूत है और किस किस चीज का सबूत जो है मांगा जाएगा? ठीक। एक मिनट, सब सामने आता जा रहा। मैं आखिरी बात एक कहने जा रहा हूं। किसी ने कहा है कि हमें क्या जरूरत है तेरी हस्ती मिटाने को, हमें क्या जरूरत है तेरी हस्ती मिटाने को, तेरे अमाल काफी हैं खुद तुझको रुलाने को। ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अगर बात कभी हो, कभी विस्तार से आप मौका दीजिएगा, तो पता नहीं कितने और सबूत कहां कहां से सामने आने हैं। मैं इसमें भी अपनी राय दूंगा। और उसके बाद में संजीव यादव, उसके बाद में शुभम तिवारी। शेखर शेखर जी, जिस तरह धन्यवाद। से मीडिया ने इस सच लाया है, तो प्रचार प्रसार करती है। जिस तरह से ये सच आया है कि आवास नहीं मिला, आवास दिखाया जा रहा है कि उसको आवंटित हुआ है, इसमें इस तरह के तमाम खेल होते हैं। ये खेल उसी तरह का नजर आ रहा है जिस तरह से भ्रष्टाचार का बढ़ावा। आपको बताना चाहेंगे, अपने जनपद में 3-3 साल जब से ये योजना लागू हुई है, जब से लोगों के आवेदन होते हैं, ये आए हैं, जांच के नाम पर 1 बार 2 बार 3 बार लगातार जांचें होती हैं, और इसके बाद खेल, इसके साथ पैसे का खेल हो गया, उसका लास्ट वाले का भी हो गया, किस्त भी प्राप्त हो गई है। और जिससे पैसा प्राप्त नहीं होता है उसको हो सकता है ये केस उसी तरह का हो कि आवेदन अगर आवेदन करने के बाद में स्वीकृत हो गया हो, क्योंकि दलालों के माध्यम से उसका पैसा नहीं आया, इसलिए उसको ना तो चेक दी गई पहली, और ना उसको सैंक्शन लेटर दिया गया। क्योंकि ये विज्ञापन सरकारी आते हैं, उन्होंने देखा स्वीकृत कितने इस वर्ष हुए, उसी आधार पर उन्होंने सूची भेज दी, और सूची भेज दी तो विज्ञापन में उसका दिखा दिया सैंक्शन। तो ये केस इस तरह का भी हो सकता है। ये जितना ये सरकार दिखाती है कि हम इतना काम कर रहे हैं, वास्तविक अगर जांच की जाए स्थलीय स्तर पर, तो ऐसे सैकड़ों केस निकल के आएंगे। जिस तरह से ये शौचालय का ये महत्वपूर्ण योजना, वो भी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन वास्तविक आज भी आप अपने शहर में, अपने गांव में, क्षेत्र में देखिएगा, तो अगर ये उदाहरण तौर पर 100 लोगों को दिखाते हैं कि हमने आवास बनाए, लेकिन चालू उसमें जब किया जाए परीक्षण स्तर पर देखा जाए, तो 10 भी शौचालय जो हैं आपको जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। आप अपने शहर में, हमने तमाम ऐसे देखे हैं कि पात्रता तो ये होती है कि जिसके पास जमीन है, झोपड़ी है, उसको बनना चाहिए। तमाम ऐसे दलाल हैं जिनके पक्के मकान बने थे, उनको तुड़वा के जो है दोबारा उन्होंने बनाए हैं, ऐसे लोगों को भी सैंक्शन हुए। तो ऑलरेडी ये सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम नजर आता है। और हम यही कहना चाहेंगे इस सरकार को और इस संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि जो आपके ऑफिस में दलाली करते हैं उनको पहले बात भटकने ना दें, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो समस्याएं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो वाकई में हकदार हैं, उनको हक नहीं मिलता है, उनको हक मिलना चाहिए। और इस तरह से जो विश्वास होता है कि विश्वास है कि विज्ञापन पे, सरकारी विज्ञापन आया तो हम आप सब विश्वास करते हैं वास्तविक योजना का लाभ मिला है, विश्वास न करने वाली बात है। और इसको सरकार को और सरकारी विभाग और प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, इस तरह के सबक सीखना चाहिए, हकदार को हक मिले, और इस तरह से फर्जी वाले सामने नहीं आना चाहिए। संजीव यादव। धन्यवाद शेखर भाई। देखिए, योजनाएं हमेशा से चलती रही है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो काशी राम कॉलोनी के नाम से हो, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, किंतु इसमें कुछ शासन स्तर पर खामियां रही, या भी कहिए, जिसकी वजह से वास्तविकता में लोगों को लाभ कम, नुकसान ज्यादा हुआ। जिन के पुराने घर थे
या जिनके झोपड़ी झोपड़ी हुई थी उन लोगों ने उनको भी उनको तोड़ने के बाद हो चुके हैं, वो अभी तक छत नहीं डला पाए किन्हीं कारणों से, और छत पड़ गई तो पता लगा कि उनका शौचालय नहीं बन पाया। इन तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए लोग आज भी उन्हीं जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, और कहीं न कहीं प्रशासन को भी इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि इतनी पूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री इसको क्रियान्वयन में नहीं लाया गया। कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां, आज जैसे हमको पता लगा कि 24 लाख आवास, ये एक बड़ी उपलब्धि है। वास्तविकता ये इस उपलब्धि पर जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने जो पोस्टर या लगाए उनको शुरू से करनी चाहिए थी। ये तो वही बात हो गई कि योजना लागू करने और उसको क्रियान्वयन में करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी की महत्व, उसका शुरुआत ही कहीं न कहीं उस क्षेत्र योजना को जो मीडिया के हमारे साथियों ने उजागर किया, वो भी धन्यवाद उनको मैं देना चाहूँगा। वो जो सच्चाई उन्होंने दिखाई, वास्तविकता दिखाई, तो मैं कहना चाहूँगा कि शासन और प्रशासन इस पे बहुत तेजी से अमल में लाया जाना चाहिए कि जिन विचारों की झुग्गी झोपड़ी थी वो भी उन्होंने गिरा दी, और 3 साल से अभी तक उनको छत नहीं मिली। ठीक, शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, अभी मुझसे पहले काफी सब वरिष्ठ प्रवक्ता लोग यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मेरा नजरिया यहाँ पर कुछ और है, थोड़ा इतर है। मुझे इस पर कोई बहुत ज्यादा मतलब जो है सोचने वाली बात यहाँ पर मेरे पास सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जिस पार्टी का आधार ही झूठ पर टिका हो, वो इस तरीके की अगर शैली नहीं अपनाएगी तो कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर आदरणीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। अब आज की स्थिति में आप देख लीजिए, 7 साल की सरकार में, कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हुआ। दूसरा, जो लगातार वो अपनी योजनाओं को लेकर कहते आ रहे हैं, और एक खुशी की बात है कि आज जिस लक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जिसका फोटो तो अखबार में छाप दिया गया, क्यों? वोट लेने के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नए तरीके का घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका निकाला है घोटाला करने का, वो आज यहां देखने को मिल गया है। जिस लक्ष्मी को उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिया है, जिसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे प्रदेश और पूरे देश में फ्रंट के पेपर पर जो है विज्ञापन जिसका छपा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बड़ी शर्म की बात है। हम क्यों ना बोले कि ये घोटाला है साहब। आप देखिए, वो महिला एक्सेप्ट कर रही है कि मुझे नहीं मालूम और मुझे कोई आवास नहीं मिला। उसके बावजूद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्या है इनका तंत्र, क्या है इनकी व्यवस्था। कहीं ना कहीं ये जो 24 लाख का आंकड़ा है, मेरा मानना यह है इस पूरे 24 लाख की जांच होनी चाहिए कि साहब आवंटित आवास किसे हुए, क्योंकि जिस एक की फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ लगी वही जेन्युइन नहीं है, वही सही नहीं है, तो बाकी 24 लाख का आंकड़ा क्या सिर्फ घोटाले के लिए? पहली बात। दूसरी बात कि बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी का अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, भाषणबाजी, जिस तरीके से गुमराह कर सकते हैं उस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं। आज स्थिति जनता के सामने है। हम लोगों को नहीं मालूम कि उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर दिए गए और कितने पहुंचे और कितने दोबारा रिफिल हुए, किसी को नहीं मालूम। अब पूछने के लिए आरटीआई खत्म। हर तरीके से सरकार ने अपने हाथ में व्यवस्थाएं ले रखी हैं। आज वो लक्ष्मी खड़े होकर कह रही है कि मुझको तो आवास मिला ही नहीं, मैं 500 रुपए के कमरे में अपने परिवार के साथ गुजारा कर रही हूं। अब ये बताइए, क्या उसका ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्मिंदगी का एहसास कराता है कि नहीं कराता है? आप पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वहां पर जो प्रधानमंत्री जी के थ्रू योजना जानी थी, जब वो ही नहीं पहुंच रही है, उसी में आपकी किरकिरी हो रही है, तो आप किस बुनियाद के आधार पर ये कहना चाहते हैं
कि आप देश के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ जो है कोई अच्छा वो कर पाएंगे। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके नेता वही कर रहे हैं जो आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं। वो मंचों से झूठ बोल रहे हैं, वो मंचों से झूठ को प्रचारित कर रहे हैं। तो उनके नेताओं ने एक विज्ञापन छपवा के अगर थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम हो रहा है। मेरा मानना यह है कि ये केवल एक लक्ष्मी की बात नहीं है। अब तो बीइंग ए कांग्रेस पर्सन मैं ये मांग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या इनके सरकारी पैनल की तरफ से जो भी विज्ञापन आए, जिसमें भी सरकार अपनी उपलब्धि बताए, उसका कहीं ना कहीं जांच अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि एक विज्ञापन में ये हकीकत खुल के आ रही है, तो अन्य जिन पर अभी किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि सबका मानना ये होता है कि सरकार की तरफ से अगर विज्ञापन आ रहा है तो ये सच्चाई पर आधारित होगा। आज उसकी भी कलई खुल गई है। उसी तरीके से कि जैसे आज तक नहीं मालूम कि मोदी जी के साथ चाय किसने बेची, एक भी व्यक्ति चाय बेचने वाला नहीं मिला। मोदी जी के साथ किस बच्चे ने कहां पर उनके साथ पढ़ाई करी, आज दिन तक एक भी उनके साथ का साथी नहीं मिला। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब से कहीं ना कहीं पूर्णतः लिप्त है और इनके हर विज्ञापन की अब जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस देश को बहुत जरूरत है ये पता करने की कि ये घोटाला हो रहा है या कहीं ना कहीं जो है मतलब जनता के लिए कुछ हित की बात करी जा रही है। ठीक, दिलीप जी। जी शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका ध्यान एक तरफ दिलाना चाहूंगा। अभी हमारे एक प्रमुख वक्ता जी कह रहे थे यहाँ पर कि किसानों पर पहली बार गोलियां चली हैं देश में, ये उन्होंने पहली बार देखा है। मुझे बड़ा ही इस बात पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि इस आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इतने दिन आंदोलन चला लेकिन गोली नहीं चली। और शायद नहीं, मैं विषय पर क्यों, ये विषय आया है वार्ता में आया, मैं उस वार्ता को विषय को उठाता हुआ चल रहा हूँ। एक तरफ से हर बात का आपको सही जवाब मिलेगा। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब किसानों पर गोलियां चली थी और कई किसान मारे गए थे। वो शायद इसलिए उनको याद नहीं रहा होगा, शायद उस समय कांग्रेस में रहे हों। दूसरी चीज मैं ये और दूसरा कहूंगा कि सभी लोग इस बात से सहमत हैं और शुभम तिवारी जी भी अभी कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जो भी सरकारी योजनाएं वो लागू नहीं हो पा रही। अब उनको इस बात का तो ज्ञान होना ही चाहिए कि वो उन योजनाओं को लागू नहीं कर पाए बंगाल में, उसका कारण क्या था। पहला आप समझिए, आयुष्मान योजना बंगाल में लागू नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्रदेश सरकार वहां की लागू नहीं करना चाहती। उससे मोदी का लाभ होगा और मोदी के नाम का विरोध चूक करना है, इसलिए वहां की जनता को उन योजना से वंचित करना है। आप किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उसमें मोदी जी का नाम जुड़ा है। मोदी जी के कारण पश्चिम बंगाल के किसानों का नुकसान करना है। अब आप एक बात बताइएगा, जब किसी भी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र का चयन होता है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर होता तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट सचिव बनाता, सचिव के बाद लेखपाल, और ये दोनों ही एम्प्लॉय जो होते हैं उस राज्य सरकार के अधीन होते हैं। यानी उनका जो प्रमाणिकता तय करता है वो कौन करता है? राज्य सरकार के कर्मचारी। शहरी क्षेत्र में जो भी आवास बनते हैं सबसे पहले वहां का स्थानीय निकाय, यानी जो भी जैसे अपने उत्तर प्रदेश में ढूंढा वो करता है, उसके बाद वहां का लेखपाल भी सर्वे करता है, उस रिपोर्ट के आधार पर उसको, ये दोनों किसके अधीन काम करते हैं? यानी उस राज्य सरकार के अधीन जिस राज्य में वो काम हो रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस जो है वो इस काम को सही से काम नहीं कर पा रही थी, इसी कारण ऐसा हुआ है। तीसरी बात जो अभी और लोग भी वक्ता लोग बता रहे थे क्या कि ये जो सूचना विभाग के द्वारा उस सूचना उपलब्ध कराई गई उसके कारण ऐसा हुआ होगा। और वो सूचना विभाग राज्य का, वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है, उस राज्य सरकार के लोग काम करते हैं जिस राज्य में वो है। यानी इससे स्पष्ट है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं, उस राज्य सरकार के कर्मचारियों की भूमिका अवश्य रही है जिन्होंने ये किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस चीज को ये भूल जाते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार लगातार कहती रही हम गरीबी हटाएंगे, मोदी जी आए, उन्होंने कहा गरीबी हटेगी, बिल्कुल हटेगी, और गरीबों के लिए सबसे पहली जरूरत है उनको आवास मिले। आप समझ लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में द्वितीय चरण तक 1,95,00,000 आवास जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है पूरे भारत में, ये बात उनको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनको मोदी का विरोध करना है, कुछ भी करिएगा। शहरी क्षेत्र में 1,06,00,000 मकान 9 अगस्त 2020 तक बनकर तैयार हो चुके थे, ये आंकड़ा उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि
अब वो लोग जिनका समर्थन करते हैं वो किसका करते हैं? वो महाराष्ट्र में 100 करोड़ प्रति महीने की वसूली का समर्थन करते हैं। इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो देश की जनता का पैसा लूट कर खजाने में जा रहा, किसके? उनके व्यक्तिगत खजाने में। उस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। टिप्पणी किस पर करेंगे? जिस पैसे को जनता के जेब में जाना है, जनता के हित की जो योजनाएं हैं उस पर टिप्पणी करना है। आप बताइएगा ना 100 करोड़ का क्या हुआ? भाई साहब, मैंने अपने सभी साथी प्रवक्ताओं को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जिनसे मैं गाए बगाए बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, उनसे भी मैंने सुना। अभी दिलीप भाई साहब ने, हमारे प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े स्पष्ट रूप से विषय रख दिया है आप सबके सामने कि कहीं ना कहीं ये लोकल सरकार की अकर्मण्यता भी है, ये टीएमसी सरकार की अकर्मण्यता भी है। जहां भारत के इतिहास में इतने प्रधानमंत्री आवास कभी नहीं बने, ये स्पष्ट गवाह है। टीएमसी अगर इस लक्ष्य को पूरा करने में पीछे रही है, बंगाल की सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने में पीछे रही है, तो इसमें निश्चित तौर पर जिम्मेदारी टीएमसी सरकार की आती है। दूसरी बात, रही बात विज्ञापन की, मुझे तो लगता है कांग्रेस के जब मुंह से मैं विज्ञापनों की बात सुनता हूं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब गुजरात में विज्ञापन छपवाते हैं श्रीलंकाई महिला का और उसके कुपोषित बच्चे का, और कहते हैं कि गुजरात में बड़े कुपोषित हैं, तब नहीं कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। तब नहीं दर्द होता है जब राजस्थान के किसान की फोटो गुजरात में लगा दी जाती है कि साहब किसान जो है वो बिजली समस्या से बहुत त्रस्त है। अब कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती है। कांग्रेस को दिक्कत तब नहीं होती है जब पानी की किल्लत के लिए अगरतला के बच्चे की फोटो वायरल कर दी जाती है, तब कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत नहीं होती है। कांग्रेस, स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा, इतने साल देश को लूटने खसोटने का काम जिस पार्टी ने किया है, वो पार्टी मुद्दों से भ्रमित करने का काम कर रही है। कोरोना काल में जिस पार्टी ने एक नंगे पैर में चप्पल नहीं पहनाई, फर्जी बसों की सूची थमा दी उत्तर प्रदेश सरकार को, और हमारे बाबा जी ने, माननीय योगी जी ने इनका जो है झूठ का पुलिंदा खोल के रख दिया इनके सामने, हमाम में इनके दर्शन करा दिए इनके झूठ के पूरी दुनिया को, तो साफ शर्मिंदगी से डूब नहीं मरे जाकर के ये कांग्रेसी जन हमारे। इतनी शर्मिंदगी के बाद भी आज ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरा, अभी यहाँ पर बैठे एक प्रवक्ता ने ये कहा कि बैंक का कर्ज लेकर चले जाने वालों की बात की। यहाँ पर बैठे प्रवक्ता ने मेहुल चौकसी, मैं एक मांग करना चाहता हूँ, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जिनके शोरूम का उद्घाटन राहुल गांधी करने जाते हैं, उन्हें किसकी सरकार ने लोन दिया? कांग्रेस इस देश को बताए कि इतना बड़ा लोन वो किसकी सरकारों में हासिल करते रहे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे इस देश को कि कैसे देश की संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम कांग्रेस ने किया। एक छोटे से विज्ञापन को लेकर के कांग्रेस अपनी राजनीति साध रही है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस की दूषित मानसिकता का प्रतिफल है ये। कांग्रेस अपने स्वयं में झांकना नहीं चाहती है, कांग्रेस केवल इन्हीं मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। आज की एक घटना बता दूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट के ऊपर आरोप लगाया है कि जो उनके दफ्तर में बम ब्लास्ट हुआ है उसमें कांग्रेस और लेफ्ट का हाथ है। क्या इस पर कांग्रेस के लोग कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ अनिल मिश्रा जी। भाई साहब, एक बात तो बड़ा साफ है कि जहां पे अगर लक्ष्मी जैसी एक महिला, गरीबी रेखा से नीचे की महिला, और वो कह रही है कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला या प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, इस परिस्थिति में जहां पे उसने मजदूरी करी, क्या उसकी भावना के साथ तो खिलवाड़ जो है पूरी महिला शक्ति के साथ का खिलवाड़ नहीं माना जाएगा? और अगर इस तरीके का हो रहा है तो ये क्यों अपने को जो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं? अगर फोटो छपी है प्रधानमंत्री की, तो क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है कि इसके बाद में इस तरीके की घटना हुई तो क्यों हुई? और अगर ये घटना प्रतीक स्वरूप मान ली जाए तो इस तरीके की कितनी और घटनाएं अंधकार के गर्भ में रही होंगी। क्या इसको जस्टिफाइड किया जा सकता है? क्या इसका औचित्य ठहराया जा सकता है? क्या अगर कहीं से एक हमारी गलती पकड़ में आती है तो हम कह सकते हैं कि हमने गलती की, लेकिन इससे ज्यादा गलती तुम कर चुके हो? अरे भाई, जिसने गलतियां की होंगी अगर, तो वो बैठा है विपक्ष में। जनता जो है वो सबको जवाब देना जानती है। आप भी स्वेच्छा से बैठ जाओ विपक्ष में आकर के बंधुवर, किसने रोका है आपको? और जब ये एक गलती सामने आई है तो इसके पीछे हर मामले में क्यों ना क्यों गलतियां सामने आएंगी। जिस तरीके का दमन चक्र चलाया जा रहा है आम जनता के साथ में,
और उसके बाद कोई उसका जवाब नहीं है, कोई उसका स्पष्टीकरण कहीं पे नहीं है। एक ही बात बता दीजिए, क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, निरंतर महंगाई बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्यों गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों मध्यम वर्ग परेशान होता चला जा रहा है? और सरकार के सामने कौन सी मजबूरी है या कौन सी असमर्थता है कि वो रोक नहीं सकती है महंगाई को? और अगर नहीं रोक सकती है तो साफ कह दे कि हम जो है वो अपने हार गए। अरे यही अपने सरकार सबसे पहले ये अगर विपक्ष में थी तो चिल्लाती थी, कंपेरेटिव असेसमेंट करा लिया जाए। हम तो कहते हैं कि आज से 8 साल पहले कितनी महंगाई थी, 5 साल पहले कितनी महंगाई थी और अब कितनी महंगाई है। आज से 8 साल पहले इस देश की प्रतिवर्ष की आय कितनी थी, इस पर भी बात हो जाए। आज से 8 साल पहले इस देश में घोटाले कितने होते थे, इस पे भी बात हो जाए। 8 साल पहले आप एक एक्सप्रेस वे बनाते थे और जिसका ढिंढोरा पूरे उत्तर प्रदेश में पीटते थे, आज 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इस पे भी बात हो जाए। आज से 8 साल पहले देश की आधी आबादी धुएं में अपनी आंखें गवा देती थी, आज उसके घर में गैस पहुंचने का काम हुआ है भारत में, इस पे भी चर्चा हो जाए। आज हर घर में बिजली है, देश के कोने कोने में बिजली है, इस पे भी चर्चा हो जाए। आज घोटालेबाज जेल में है, आज अपराधियों की सरलस्थली जेल बनी हुई है, इस पे भी चर्चा हो जाए। मगर नहीं, इस पे नहीं चर्चा करेंगे। कारण ये है कि समाजवादी का साथ गुंडों के साथ, कांग्रेस का साथ भ्रष्टाचारियों के साथ, और समाजवादी के साथ अगर है उसमें भी शरीफ लोग हैं, अगर है भारतीय जनता पार्टी में उससे बड़े गुंडे हैं। अगर भाषा प्रयोग से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग उससे बड़े गुंडे हैं। असंसदीय भाषा का प्रयोग मेरे भतीजे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें, अन्यथा अरे भाई, मतलब ऐसी गुंडों की वकालत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी करते रहे हैं। और गुंडा शब्द मैंने बोल दिया, अगर बुरा लगा हो आपको तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन गुंडों की वकालत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हृदय से करते रहे। मुझको खुशी है कि मुझको खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों का अनुसरण कर रही है। अगर पुराने समय में कुछ गलतियां रही हैं तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि तुमने भी तो करी, ये स्थिति आज इनकी हो गई है। दूसरी बात सुनिए, अब सुनिए भाई साहब, अब सुनने क्षमता रखिए 2 मिनट। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात पर जब जवाब देना होता है तो ठीकरा प्रदेश सरकार पर फोड़ रहे हैं। जब आप अपनी केंद्र की योजना को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप प्रदेश की योजना क्या संभालेंगे? इससे बेहतर विकल्प तो ये है साहब कि अब देखिए आपका विज्ञापन विभाग संभल नहीं रहा है, अंबानी और अदानी को ठेके पर दे दीजिए। अंबानी और अदानी को ठेके पर दे दीजिए। आपको ये नहीं मालूम कि किसी भी प्रदेश में किसी भी केंद्रीय योजना मुझे आपसे बेहतर मालूम है, किसी भी केंद्र की आप किसी भी अभी नए आए हैं साहब, हमें आपसे बेहतर मालूम है। आप तो वकालत करिए ही मत, हमें आपसे बेहतर मालूम है साहब। और आपको अगर मालूम होता, आप किसी राज्य में नहीं कर पाएंगे भैया कि आपको तो आज दिन तक कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि डीएम एसपी आपकी सुनते क्यों नहीं है। आप तो बात ही खत्म कर दीजिए। आपको तो समझ ही में नहीं आ रहा है भाई साहब कि सरकार चल कहाँ रही है और आपका उसमें रोल क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम ही नहीं है कि सरकार में उनका दखल क्या है। ये तो स्थिति है भाजपा की। अब आप अपना सरकारी विज्ञापन विभाग जो है उसको ठेके पर उठा दीजिए, प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, अंबानी अदानी तब विज्ञापन कहीं छपेंगे। जो सरकार अपनी केंद्रीय योजनाओं को लागू ना कर पाए, धिक्कार है ऐसी सरकार पर साहब। गरीबों का मजाक उड़ाना बंद करिए, जाके देखिए कि कितने सिलेंडर दोबारा रिफिल हुए हैं। इस तरीके से गुमराह मत करिए। वो जो लक्ष्मी है उसके साथ ना घिनौना मजाक भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। भाई साहब, मैं केवल एक बात से अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा। केवल एक बात से मैं अपनी शुरुआत करूंगा, वो ये कि मुझे बड़ा आज एक कंफ्यूजन हो रहा है। मैं पिछली कई डिबेटों से बैठ रहा हूँ और लगभग मुझे साल भर होने जा रहा है इन डिबेटों में बैठते बैठते, लेकिन मुझे एक बात का आज बड़ा संशय हो रहा है
कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं या अंबानी अडानी कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि इतने बार कांग्रेस राहुल गांधी जी का भी नाम नहीं लेती है जितने बार अंबानी अडानी का नाम लेती है। मैं कई बार ये मांग कर चुका हूँ कांग्रेस के साथी से कि अंबानी और अडानी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये लेके आए, आज वादा करे इस देश से, राहुल गांधी वादा करे इस देश से कि हमारी सरकार जब आएगी तो अंबानी अडानी की एक एक संपत्ति नीलाम करके मैं गरीबों में बांट दूंगा। इस देश में अंबानी अडानी नहीं रहेंगे, इस देश में लक्ष्मी जैसे लोग रहेंगे, इस देश में अंबानी अडानियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। कांग्रेस इस बात का स्पष्ट करे ये रवैया। कांग्रेस का रवैया है। कांग्रेस सरकार में आएगी तो भाजपा के जितने भी सहयोगी घोटालेबाज हैं एक भी नहीं रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं भाजपा के जितने भी साथ के घोटालेबाज हैं एक भी नहीं रहेंगे। विकास जी नोट कर लीजिए, मैं राहुल जी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी घोटालेबाज देश को चूना लगाने वाले, देश के खाने वाले एक भी नहीं रहेंगे। भरे कांग्रेस में आपके कहने से घोटालेबाजों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ मैं भैया 24 लाख आवासों का घोटाला करने वाले भैया जवाब दीजिए, जवाब तो दीजिए कि 24 लाख में से कितने सही बटे हैं? जब बजट 24 लाख आवास में से कितने सही बटे हैं? राहुल गांधी सो रहे थे बजट में। 24 लाख आवासों में कितने आवास सही बटे हैं? क्या जानकारी है आपको? इसका भी ठेका अंबानी को दे दीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का ठेका भी अंबानी को दे दीजिए, तब पता चलेगा कि कितने आवास सही बटे और कितने गलत। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था। प्रियंका गांधी ने की बात मत करिए, अपने पार्टी की व्यवस्थाओं को देखिए, उसे ठीक करिए, वरना स्थिति आपके प्रधानमंत्री जी की स्थिति ये है कि उनकी फोटो कभी तो दीप सिद्धू के साथ दिखती है जिसे वो आतंकवादी बोलते हैं, और दूसरी फोटो लक्ष्मी जैसी गरीब महिला के साथ दिखती है जिसके साथ घोटाला हुआ है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी की स्थिति हो गई है, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप समझिए, इससे पहले सोशल मीडिया पे उनकी फोटो दीप सिद्धू के साथ दिखी थी, आज इस गरीब महिला के साथ दिखी है। आप लोग सिर्फ गरीबी नहीं भैया, आपने तो गरीब ही किसानों के नाम पर किया था, सैनिकों का। चलिए आज की डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं, आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। यही कमी है हमारे लोगों में, जो सही बात है उसको मानना चाहिए। चूक हुई महत्वाकांक्षी, इतनी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में आखिर चूक कहाँ से हुई, उस पॉइंट पे जाना चाहिए ना कि ये सब बातें करने से अच्छा क्या फायदा क्या है। जो कोई सच्चाई है वो ऐसा सच रहेगी, सच्चाई में नहीं जा रहे। को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, दिलीप जी का, रमेश कठेरिया जी का, विकास जी का, शुभम जी का और संजीव यादव का बहुत बहुत धन्यवाद। हम होली के बाद मिलेंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। होली के बाद में हम सब मिलेंगे, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। होली के बाद में जब हम मिलेंगे तब 10 बजे मिलेंगे। जो पुराना समय था बुलेटिन का वो फिर 10 बजे का हो जाएगा। कुछ और चीजें बदल रही हैं, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होंगी, उनसे उनके बारे में जानकारी करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले महीने हम लोग 1 साल पूरा कर रहे हैं बुलेटिन का, उस पर भी एक जश्न होने वाला है, जलसा होने वाला है। उसमें भी आप सबको शरीक होने के लिए अभी से तारीख नोट कर लीजिए, उपस्थित रहिए उसमें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आप सबको, और होली के बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। नमस्कार।